आज हम लोग प्रेमचंद की कहानी कफन पढ़ेंगे। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्दे ज़ेह से पछाड़ें खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तुम मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी तैनात कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें क़नाअत और तवक्कुल के लिए ज़ब्ते नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये उनकी खल्की सिफत थी, अजीब ज़िंदगी थी उन लोगों की। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उड़ियानी ढांके हुए, दुनिया के मकरों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते थे मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ऊख तोड़ लाते और रातों को चूसते। घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो सेर भर आटे का भी इंतजाम कर लेती और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी शान से 2 मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्दे ज़ेह से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोएं। घेसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फसाव होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका अघरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी।
मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ तो नहीं है घर में। सब कुछ आएगा, भगवान बच्चा दें तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारिगुल बाल थे, वहां इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी। हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना परदाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत न थी कि शातिरों के आईन व अदब की पाबंदी भी करता, इसलिए जहां उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव अंगुश्त नुमाई करता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम अज कम किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें कुछ ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और तालू और हलक को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको। छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाईं और असली घी की सटपनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गर्म गोल गोल महकती कचौरियां डाले देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल को हाथ से रोके हुए थे, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने इन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा कि अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े अजदर कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी।